हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो पूरा का पूरा चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा सेक्शन 60 से 64 के अंदर। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि एक पर्सन जो है टैक्स देता है अपनी द्वारा कमाई गई इनकम पे, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे केसेस हैं कि वो पर्सन कई बार दूसरे पर्सन की इनकम पे भी लायबल हो जाता है इनकम टैक्स देने के लिए। तो ऐसे कौन से केसेस हैं और ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके पूरा होने पर एक पर्सन अपनी टैक्सेबल इनकम के साथ साथ किसी दूसरे की इनकम के ऊपर भी टैक्स देने के लिए लायबल है। अब क्लबिंग का मतलब क्लियर यहाँ पे करके चलते हैं कि क्लबिंग का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरी जो इनकम है, मेरी इनकम में किसी दूसरे पर्सन की इनकम को जोड़कर इनकम टैक्स मेरे द्वारा पे किया जाना है, क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। इसको हम जो है कवर करते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले पॉइंट ये आता है कि जब हम टैक्स सेविंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक ये जो है क्वेश्चन आता है कि क्यों ना कि जब मेरी इनकम पे इनकम टैक्स लगना है तो जब मेरी ही ना रहे वो इनकम, किसी और की इनकम उसे दिखा दिया जाए। तो जब मेरी इनकम रहेगी ही नहीं तो इनकम टैक्स कैसा। तो हम नॉर्मली ये सोचते हैं कि क्यों ना मैं अपनी इनकम किसी रिलायबल पर्सन को ना ट्रांसफर कर देता हूँ, चाहे लीगली कर दूं, तो बाद में वो पर्सन वो इनकम मुझे वापस कर देगा। तो अब क्या होगा, मेरा इनकम टैक्स बच जाएगा क्योंकि जो दूसरा पर्सन जिसे मैं ट्रांसफर करूंगा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा या फिर बहुत कम लगेगा क्योंकि इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब सेक्शन 60 बना दी इनकम टैक्स एक्ट वालों ने, स्टार्ट कर दिया कि वो आपका माइंड पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर पहले तो आपने जो है सारे हेड्स में इनकम पता चल गई आपको कौन कौन सी इनकम पे कितना कितना किस तरह से आपने टैक्स देना है, फिर आपने प्लानिंग करनी शुरू कर दी कि मैं अपनी इनकम ही किसी को ट्रांसफर कर दूं तो क्या होगा कि तो मैं इनकम टैक्स देने से बच जाऊंगा। तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है इनकम किसकी, आपकी। बेनिफिट कौन ले रहा है, आप ले रहे हैं, तो टैक्स दूसरा क्यों भरेगा। तो उन्होंने कहा कि इफ अ पर्सन ट्रांसफर्स इनकम फ्रॉम एन एसेट owned by him without transferring the asset from which the income is generated, then the income from such an asset is taxed in the hands of transferor। वो कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। देखिए, एसेट किसकी है, आपकी है, एसेट आपकी है, तो इनकम टैक्स कौन भरेगा, आप भरेंगे। तो लीगली आप किसी और को ट्रांसफर करते हैं तो वो पर्सन लायबल क्यों होगा इनकम टैक्स भरने के लिए। अगर लीगली आप ट्रांसफर करके ये सोच रहे हैं कि एसेट आपकी लेकिन इनकम कोई और यूज कर रहा है, आप प्रूफ भी करते हैं कि इनकम कोई और यूज कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि आप जो है जितना मर्जी क्लियर करें कि उस इनकम का बेनिफिट आपको नहीं हो रहा है, वो इनकम सच में दूसरा ही पर्सन यूज कर रहे हैं, आप यूज नहीं कर रहे हो, तब भी इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि भैया ऐसा है। एसेट किसकी, एसेट किसकी, आपकी, तो इनकम टैक्स किसका, आपका। अगर उस एसेट से कोई भी इनकम होती है तो इनकम टैक्स आपको ही पे करना है क्योंकि एसेट अभी आपकी ही है। जैसे कि कोई आपके पास घर है, रेंट आता है, रेंट आपने डाले किसी फ्रेंड के बैंक अकाउंट में डलवा रहे हैं और कहते हैं कि इनकम तो भैया उसकी है, वो यूज करता है, भाईचारा है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर थोड़ा बहुत पैसा वो भी ले लेता है तो कोई बात नहीं, वो इनकम उसी की है, उसको बहुत जरूरत है, वो यूज कर रहा है, तो उससे जाके लो इनकम टैक्स। जब उस पर तो इनकम टैक्स जो है बनता है तो ले लो, नहीं बनता तो जो है छोड़ दो। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, घर किसका है, आपका है, इनकम किसकी, आपकी ही मानी जाएगी, इनकम टैक्स आप पे करेंगे, यूज वो कर रहा है, आप कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, इनकम टैक्स पे कर दीजिए। चलिए, अब क्या होता है, अब हमारे माइंड में ये आता है, ओह ये तो जो क्लेवरनेस थी ना ये तो फेल हो गई कि इनकम ट्रांसफर करने से बात नहीं बनेगी, एसेट ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि एक कदम आगे आपसे चलता ही चलता है। वो ये सोचता है कि अब ये पर्सन क्या सोच रहा होगा, ये सोच रहा होगा कि मैं एसेट ही ट्रांसफर कर दूं किसी रिलायबल पर्सन को, और ताकि क्या हो कि एसेट की एसेट भी मेरी ही रहे कंट्रोल में और इनकम तो मेरे घर वापस आ ही जाएगी। तो अब वो रिलायबल पर्सन ढूंढ रहा है। अब वो रिलायबल पर्सन ढूंढेगा, चाहे वो कोई भी हो। देखिए, यहाँ पे बात हो रही कोई भी, वो आपकी फैमिली हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका रिलेटिव, नोन अननोन, कोई भी हो सकता है, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप जब ट्रांसफर करते हैं ना, तो यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट वालों ने सेक्शन एक और बना दी, उन्होंने कहा सेक्शन 61। कहते हैं ट्रांसफर ना हम दो तरह के बना देते हैं, एक होता है रिवोकेबल, एक होता है इरिवोकेबल।
कहते हैं रिवोकेबल, हमने कहा जो भी ये रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है, हम तो ट्रांसफर ही होता है भाई, किसी को भी आपने कहा कि बिना एसेट ट्रांसफर किए इनकम मेरी, तो मैंने एसेट ही ट्रांसफर कर दी। वो कहते हैं रिवोकेबल में ऐसा है जब आपने डीड बनाई होगी, जब अपने पर्सन को गिफ्ट करी, आपने जो है पर्सन को ट्रांसफर करी, ये लो भैया एसेट, तो जब आपने ट्रांसफर करी, डीड बनाई, तो जब डीड में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरह का अगर आपने कोई कंट्रोल उस एसेट या उस एसेट से होने वाली इनकम पे किसी भी तरह का कंट्रोल अगर आपका एग्जिस्ट होता है ना, तो वो ट्रांसफर आपका रिवोकेबल ट्रांसफर है। अब हमने सोचा भी एसेट तो हम ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली हम कोई ना कोई क्लॉज, कोई ना कोई प्रोविजन डीड में बनाएंगे ना, ताकि वो पर्सन हमारी एसेट लेके भाग ना जाए। अब बिल्कुल ऐसा तो हम क्लियर डीड तो बनाएंगे नहीं, इतना रिलायबल पर्सन कहाँ से लाएंगे जिसको हम कहते हैं ले जा सारी प्रॉपर्टी तू मेरी ले जा, ऐसा कौन सा लाए, तो कोई ना कोई तुम क्लोज बनाएंगे ना। तो उन्होंने ये हमारी जो है नस पकड़ ली और उन्होंने कहा अगर आप किसी को रिवोकेबल ट्रांसफर करते हो ना एसेट का, तो वो ट्रांसफर हम नहीं मानेंगे, आप वो ट्रांसफर करो तो उस पर जो भी इनकम है उस पर आपको ही इनकम टैक्स देना पड़ेगा, वो ट्रांसफर किया हुआ आपका बेकार चला गया। अब वो कहते हैं कि पर्सन कहता है कि एक मुझे रिवोकेबल ना थोड़ा क्लियर समझाओ, तो कहते हैं रिवोकेबल का मतलब होता है कि जब भी आप कोई डीड बनाते हो उसमें कोई भी ऐसा प्रोविजन डालते हो, ऐसा क्लोज डालते हो कि इसमें ये था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये क्लियर कर रहे हो कि ऐसा कुछ होने पे, ऐसा कुछ ना होने पे, ऐसा कुछ करने पे या ऐसा कुछ ना करने पे वो प्रॉपर्टी आपको जो ना रीट्रांसफर या आपके पास वापस आ सकती है या आप जो है वापस ले सकते हैं। कुछ भी इस तरह का अगर आपने कंडीशन लाइटली सा भी डाल दिया ना कि उस पर्सन के लाइफ टाइम तक, जब तक वो पर्सन एसेट आप दे रहे हो उसके लाइफ टाइम तक आपके पास हल्का सा किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंट्रोल है, जो आपने स्लाइटली बहुत उससे डाला तरीके से, तब भी वो कहते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि आपका एसेट पे कंट्रोल है और वो पर्सन जो जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो वो एब्सोल्यूट राइट नहीं रखता है उस प्रॉपर्टी पे अपने लाइफ टाइम तक, तो वो है रिवोकेबल ट्रांसफर। ठीक है, तो सेक्शन 61 कहते हैं एप्लीकेबल कब नहीं होगी, वो कहते हैं कि एप्लीकेबल तब नहीं होगी जब आप किसी पर्सन को बाय ट्रस्ट ट्रांसफर करते हो ना, तो जो भी बेनिफिशियरी है उसके लाइफ टाइम तक आपका कोई भी एसेट पे या उस एसेट से होने वाली इनकम पे कोई कंट्रोल नहीं है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। साथ ही जिसको भी आपने एसेट नॉर्मल ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया है उसके लाइफ टाइम तक आपका कोई भी जो है रिवोकेबल जो है ट्रांसफर तब नहीं माना जाएगा जब आप कहो कि लाइफ टाइम तक भैया आप यूज करो, मैं किसी तरह का क्लोज या किसी तरह का प्रोविजन नहीं बनाता हूँ इसके ऊपर, तो वो है आपका इरिवोकेबल ट्रांसफर। तो इस कंडीशन में अगर आप ट्रांसफर कर देते हो ना तब हम कहेंगे चलो ठीक है, फिर आप का ट्रांसफर है और उस पे जो इनकम है हम आपकी क्लब नहीं करेंगे, वही पर्सन जिसको ट्रांसफर की है उसी की इनकम मानेंगे। अब यहाँ तक जो है अगर एक पर्सन प्लानिंग करे, चलो पहले मैं इनकम ट्रांसफर कर रहा था तो इन्होंने कहा कि एसेट ट्रांसफर नहीं करोगे, इनकम ट्रांसफर करोगे तो टैक्स आप भरोगे। फिर मैंने एसेट ट्रांसफर करने की सोची तो मैं एसेट ट्रांसफर करने के लिए ऐसा भरोसेमंद पहले पर्सन ढूंढूं जिस पर्सन को मैं बिना क्लोज के उसके लाइफ टाइम तक यूज करने के लिए दूं एसेट, और वो पर्सन जो है मेरी एसेट लेके कहीं भागे भी ना और साथ के साथ इनकम भी मेरे घर में वापस आ जाए। अब ऐसा भी कोई पर्सन नहीं है जिसको मैं बिना कंडीशन के ट्रांसफर भी कर दूं और डर भी ना लगे। तो अब रिवोकेबल में भी आपको फंसा दिया इनकम टैक्स एक्ट वालों ने, आप कोई प्रोविजन नहीं बना सकते, आप कोई क्लोज नहीं बना सकते गिफ्ट डीड के अंदर, तो अब बिना कंडीशन के ट्रांसफर करनी पड़ेगी एसेट। अब क्या करूं, अगर बिना कंडीशन के ट्रांसफर नहीं करता हूं तब भी इनकम जो है मेरे नाम ही आएगी। अब क्या करूं, तो अब हम जो इनकम टैक्स एक्ट वाले ना वो सोचते हैं कि अब ये पर्सन जरूर सोच रहा होगा कि अब ऐसा रिलायबल पर्सन, ऐसा जो है ना ऐसा रिलायबल पर्सन ढूंढूं कि जिसको बिना कंडीशन के भी ट्रांसफर कर दूं ना तब भी वो पर्सन जो है ना इनकम मेरे घर ही आएगी और ना एसेट कहीं पे जाएगी, और बिना क्लोज, बिना प्रोविजन के, बिना डर के मैं एसेट ट्रांसफर कर सकता हूँ एज ए गिफ्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट वालों के दिमाग में सबसे पहले माइंड में आया स्पाउस। उन्होंने कहा कि ये पर्सन अपने स्पाउस को ट्रांसफर करेगा। देखिए स्पाउस यानी कि जीवन साथी, यानी कि हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो उन्होंने कहा ये पर्सन क्या करेगा, अपने स्पाउस को ही ट्रांसफर करेगा। तो उन्होंने एक सेक्शन बनाया 64(1)(4). और उस सेक्शन में क्या डाल रहे हैं, वो सेक्शन में डालते हैं कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है, देखिए फ्री में गिफ्ट में एज ए ट्रांसफर कर दी, ये ले भैया मेरे स्पाउस को दे दी और बिना कंडीशन के दे दी, अब क्या करोगे इनकम
इनकम टैक्स वालों, अब तो मैंने बिना कंडीशन के दिया एसेट, अब तो मेरी जो है स्पाउस से आप टैक्स लो। तो इनकम टैक्स एक्ट कहते हैं देखो भैया, अगर आप अपने स्पाउस को ट्रांसफर कर रहे हो ना, और जो ट्रांसफर एज ए गिफ्ट कर रहे हो एसेट, हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं कि इनकम आपकी है, आपको ही बेनिफिट मिलेगा, आप ही टैक्स दोगे, आपकी इनकम में ही क्लब करेंगे। लो भाई लो, अब पर्सन फंस गया, उसने कहा स्पाउस को ही तो भरोसा था मुझे, स्पाउस को ही ट्रांसफर कर दूंगा, तो चलो अब इनकम टैक्स बचेगा, अब भी नहीं बचना, अब भी इनकम क्या मेरी ही मानी जाएगी। तो वो कहते हैं कि कुछ कंडीशन है, अगर इस कंडीशन में आप अपने स्पाउस को देते हो ना, तब हम क्लब नहीं करेंगे। कहता है कि मैरिज से पहले, अब मैरिज से पहले तो स्पाउस ही नहीं है, तो मैरिज से पहले अगर आप ट्रांसफर करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तब हमने कोई अगर बिना कंडीशन के आप दे रहे हो तो वो ट्रांसफर ही मानेंगे हम, और उस पर आप क्लब नहीं करेंगे। अगर आपका जो स्पाउस है आपको पूरी कीमत दे रहा है, पूरी कीमत दे रहा है, तो वो सेल है, वो ट्रांसफर है ही नहीं, वो गिफ्ट है ही नहीं, ठीक है। और थर्ड, वो कहता है लीव अपार्ट केस में, देखिए डाइवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जुडिशियल डिसीजन की वजह से हस्बैंड वाइफ अलग रह रहे हैं, अलग रहने के वाले टाइम पीरियड में अगर हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को कोई एसेट ट्रांसफर करता है जिससे इनकम होती है, तो देखिए वो भी हम क्लब नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपके बहुत झगड़े हैं और टेंशन हम नहीं देंगे। तो इफ ऑन द डेट ऑफ अक्रूवल ऑफ इनकम ट्रांसफर इज नॉट स्पाउस ऑफ ट्रांसफर। अब ये मान लेते हैं कि वो कहते हैं कि जब एसेट ट्रांसफर करी जाती है या जब उस पर इनकम अर्न होती है, तो स्पाउस का रिश्ता होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए, तो स्पाउस होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर कोई क्लबिंग नहीं है, तो जिसके नाम है उसी की है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर पिन मनी में से, अगर स्पाउस ये जो है क्लियर कर दे कि भाई जो भी पिन मनी, पॉकेट मनी में से ये एसेट बनाई गई है, तो भी इनकम टैक्स एक्ट कहेगा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी भी क्लबिंग नहीं करेंगे। तो ये केसेस होते हैं जिसके अंदर जो है क्लबिंग नहीं होगी, अगर स्पाउस के पास एसेट ट्रांसफर कर दी जाती है बिना कंडीशन के भी। और अगर कोई इनकम जो है कमा रहा है, अर्न कर रहा है, जो क्लब हो रही है, उस इनकम से अगर कोई इनकम हो रही है तो वो क्लब नहीं होगी। दैट इज द मेन पॉइंट। इनकम जो अर्न हुई जाती है ट्रांसफर और एसेट से, उस इनकम को कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए और फिर उससे इनकम हो, तो वो क्लब नहीं होती है। अब क्लबिंग ऑफ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू अ पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस। अब देखिए अब पर्सन क्या सोचेगा, इनकम टैक्स एक्ट एक और कदम आगे, उसने कहा अब ये पर्सन सोचेगा कि स्पाउस को ट्रांसफर करता हूं ना बिना कंडीशन के, तो वो भी ये मेरे से ले रहे हैं। पहले इन्होंने कहा कि बिना कंडीशन के ट्रांसफर कर दो, हम जो है क्लबिंग नहीं करेंगे। अब स्पाउस को बिना कंडीशन के करता हूँ, सबसे लायबल मुझे वही लगा, तो उन्होंने कहा कि अब भी इनकम आपकी। अब मैं स्पाउस को क्या करता हूँ, वो है किसी और पर्सन को ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। उस पर्सन को बिना कंडीशन के ट्रांसफर करूंगा तो क्लबिंग नहीं होगी। अब उस पर्सन को कहूंगा क्या, मेरी वाइफ तक बेनिफिट पहुंचाए, अब या स्पाउस तक बेनिफिट पहुंचाए। तो इस कंडीशन में भी उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि ऐसा है, अगर आप अपनी एसेट ट्रांसफर किसी पर्सन को करते हो अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए, तो भी जो इनकम आप घूम के आपके घर में ही आ रही है ना, आप ही टैक्स भरोगे। तो यहां से भी पर्सन फंस गया सेक्शन 64(1) सबसेक्शन 7 में कि ओहो अब भी आप मुझसे ही टैक्स लेंगे। उन्होंने कहा हाँ, घूमकर आपके घर में ही आ रही है ना, तो हम आपसे ही टैक्स लेंगे। अपने स्पाउस के बेनिफिट के लिए आप क्या कर रहे हो, घुमा कर जो है इनकम अपने घर में ला रहे हो, तो अब भी आप ही टैक्सेबल हो। इनकम टैक्स एक्ट एक कदम आगे चलता है। अब ये कहते हैं कि एक पर्सन, इनकम टैक्स एक्ट ने कहा कि अब ये पर्सन क्या सोच सकता है, इससे ज्यादा भी कुछ सोच सकता है। तो एक पर्सन ने क्या किया, अपने स्पाउस को डिबेंचर जो है ट्रांसफर कर दिया बिना कंडीशन के। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आप बिना कंडीशन के ट्रांसफर कर रहे हो, चाहे लेकिन कर तो स्पाउस को रहे हो ना, आप किसी और को करते ना, हम क्लब नहीं करते, लेकिन आपने स्पाउस को किया है ना, तो हम तब भी क्लब करेंगे। इनकम इस एसेट से जो भी इनकम होगी ना, वो आपकी ही मानी जाएगी। तो उस पर्सन ने क्या किया, डिबेंचर्स थे उसके पास, उस पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट आता था, उसने अपने वाइफ को ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसे क्या पता चला, उसे पता चला कि अभी तो इंटरेस्ट जो है वाइफ के नहीं, उसी के नाम पे जो है टैक्सेबल होगा। तो उसने एक प्लान किया, उसने कहा एक काम करते इस एसेट को सेल कर देते हैं। वाइफ को कहा कि एसेट को सेल कर दे, और वाइफ ने एसेट सेल कर दी और उस डिबेंचर्स की जगह शेयर्स परचेज कर लिए। अब इनकम टैक्स एक्ट वालों को कहा देखो ऐसा भैया, जब एसेट ही नहीं रही जो मैंने ट्रांसफर करी थी, वो तो अब शेयर्स बन गए, अब शेयर्स पे आता है डिविडेंड, और वो सब मेरी वाइफ के नाम पे है, तो अब तो क्लब नहीं करोगे ना। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर आपने एसेट ट्रांसफर करी, वो खत्म नहीं हुई है, वो उसने अपनी शेप चेंज कर ली है। डिबेंचर्स
से अब वो शेयर्स बन चुके हैं और इनकम जो आ रही है ना वो अभी भी आपकी ही है, चाहे इनडायरेक्टली है पर आपके घर में ही आ रही है, आपकी पॉकेट में ही आ रही है, चाहे आपके स्पाउस के थ्रू आ रही है, तो क्लब हम आपकी ही उससे करेंगे। ठीक है, तो ये वाला प्लान भी जो है कैंसिल हो गया। अब तो स्पाउस की जगह बिना किसी कंडीशन के किसी और पर्सन को ही ट्रांसफर करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पाउस को तो ट्रांसफर पर्सन नहीं कर सकता। अब स्पाउस के बाद अब क्या, उन्होंने जो पर्सन चुना इनकम टैक्स एक्ट वालों ने, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एडल्ट चाइल्ड नहीं लिए, उन्होंने पर्सन लिया सन्स वाइफ, और वो भी कब लिया, 1 डे ऑफ जून 1973 के बाद इंक्लूड किया सेक्शन 64(1)(6) के अंदर। इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि अगर कोई पर्सन अपने सन्स की वाइफ को ट्रांसफर करता है, सन्स वाइफ को ट्रांसफर करता है, कोई भी एसेट एज ए गिफ्ट ट्रांसफर करता है, तो वो ट्रांसफर जो है उस एसेट के ऊपर जो भी इनकम होगा वो क्लब करेंगे। और साथ ही साथ किसी और पर्सन को अगर ट्रांसफर करता है, किसके बेनिफिट के लिए, अपने सन्स वाइफ के बेनिफिट के लिए, बहू के बेनिफिट के लिए, तो भी जो एसेट पे इनकम हो रहा है वो तब भी क्लब होगा। यानी कि अगर कोई पर्सन अपने स्पाउस को ट्रांसफर करता है या सन्स वाइफ को ट्रांसफर करता है एज ए गिफ्ट कोई भी प्रॉपर्टी, तो उससे होने वाली इनकम उस पर्सन की इनकम में ही क्लब की जाएगी। इनकम ऑफ इंडिविजुअल टू इंक्लूड इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। देखिए इसमें क्या डिस्कस किया गया है कि अगर कोई स्पाउस किसी कंसर्न में, एक पर्सन है जिसका स्पाउस जिस कंसर्न में जॉब कर रहा है और उसे जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है वो उस पर्सन जिसका उस कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसी की टैक्सेबल इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। अब एक पर्सन है, उनका किसी कंपनी के अंदर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है या किसी फर्म में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। अब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है, देखिए अगर किसी कंपनी में है तो मोर देन 20% बेनिफिशियल इंटरेस्ट, मोर देन 20% शेयर इन इक्विटी प्लस 20% शेयर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट शुड बी बेनिफिशियल। अब ये कंबाइंड तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए पर्सन अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर जो है इक्विटी शेयर्स मोर देन 20% अगर एक्वायर कर लेता तब भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बन जाता है, या पार्टनरशिप फर्म में मिलकर अपने रिलेटिव्स के साथ, रिलेटिव में ब्रदर, सिस्टर, फादर ये सब आते हैं, तो अगर उनके साथ मिलकर वो एक मोर देन 20% शेयर ले लेता है तो भी वो उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट उस फर्म में बन जाएगा। तो अगर किसी पर्सन का इस तरह से किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, उसका स्पाउस वहां पे जॉब कर रहा है, तो उसको मिलने वाला जो रेम्यूनरेशन है ना, तो वो क्या होगा, उस पर्सन की ही इनकम में क्लब कर दिया जाएगा। और वो कहते हैं भाई ये तो इनकम टैक्स एक्ट वालों की बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर कोई ये कहे कि मेरे स्पाउस ने वहां पर जो भी रेम्यूनरेशन अर्न किया है वो अपने टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज के बेस पर ही अर्न किया है, प्लस जो भी उसे रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है वो उतना ही दिया जा रहा है जो उस पोस्ट पे कोई और काम करता तो जितना उसे दिया जाता, जितनी एबिलिटी थी उस हिसाब से ही दिया जा रहा है, उस पोस्ट की एबिलिटी के हिसाब से। अगर ऐसा केस है तो क्लबिंग नहीं की जाएगी। अदरवाइज अगर प्रूफ होता है कि सिर्फ नाम है और जो है काबिलियत नहीं है और जो दिया जा रहा है रेम्यूनरेशन वो भी एबिलिटी बेस पे नहीं है, उस जो जॉब है उसके हिसाब से नहीं है, तो क्लबिंग 100% होगी। अब ये कहते हैं कि सबसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अगर दोनों का हो, हस्बैंड का भी और वाइफ का, दोनों का ही कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो और दोनों ही रेम्यूनरेशन अर्न कर रहे हो, तो कैसे क्लबिंग होंगी। तो ये एक्ट कहता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों का रेम्यूनरेशन उस पर्सन की इनकम में जुड़ेगा, यानी ये हस्बैंड और वाइफ में से जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है उसी पर्सन के इनकम में दूसरे पर्सन की, यानी कि उसके स्पाउस की जो इनकम है वो क्लब कर दी जाएगी। ठीक है, और ये इन फ्यूचर, इन जो मतलब कि आगे आने वाले जो साल होंगे जिसमें क्लबिंग जो है सेम उसी पर्सन के अंदर ही कंटिन्यू रखी जाएगी, चेंज नहीं होगा। हर ईयर मान लीजिए इस बार हस्बैंड की सैलरी, हस्बैंड का टैक्सेबल इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब किया, तो नेक्स्ट ईयर अगर वाइफ का होता है तो ऐसा नहीं होगा कि वाइफ में क्लब होगा, लगातार हस्बैंड में ही फिर क्लब होती रहेगी।
अब बात करते हैं माइनर चाइल्ड की। अब इनकम टैक्स एक्ट ने माइनर चाइल्ड का जो है केस उठाया। उन्होंने कहा कि क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड, अब उसको सेक्शन में कवर किया 64(1)A सेक्शन में। अब ये कहते हैं कि अगर किसी भी पर्सन के जो चाइल्ड है माइनर है और उनको कोई एज ए गिफ्ट इनकम आ रहा है तो वो इनकम आपको ही टैक्सेबल होगा, आपको ही उस इनकम पे टैक्स देना, यानी उसके पेरेंट्स टैक्स देंगे। और पेरेंट्स में कौन टैक्स देगा? देखिए वो पेरेंट टैक्स भरेगा जिस पेरेंट की इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कि कोई एग्जेम्पशन है तो वो कहते हैं सिर्फ 1500 रुपए एक बच्चे के लिए 1 साल की एग्जेम्पशन है, चाहे 1 लाख कमाता है चाहे 10,000 कमाता है बच्चा आपका, उसमें से सिर्फ 1500 की एग्जेम्पशन है, बाकी आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अब सेक्शन 64(1)A में ना एक्सेप्शन भी है। वो कहते हैं कि अगर बच्चा जो है ना आपका वो मैनुअल वर्क करके पैसा कमाता है या फिर उसने अपने किसी स्किल, टैलेंट और स्पेशलाइज्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस से पैसा कमाया है, या फिर वो बच्चा जो है ना डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, अंडर सेक्शन 80U के कुछ डिसीज स्पेसिफाइड किए हुए हैं, उन डिसीज से जो है वो सफर है, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है ना तो हम क्लब नहीं करेंगे आपकी इनकम में वो पैसा, वो आपके माइनर चाइल्ड को ही टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। और अब एक पर्सन ने कहा कि देखिए आप जो मुझे ये सब समझ आ गया है, अब मुझे बस इतना क्लियर कीजिए कि अगर मेरी जो इनकम है वो अलग हेड में है लेकिन जो आप क्लब करने जा रहे हैं वो अलग हेड की इनकम है, तो वो किस तरह से क्लबिंग होगी? तो एक्ट कहता है देखिए जिस हेड की इनकम उसी हेड के अंदर टैक्सेबल। आपको जो क्लब कर रहे हैं अगर वो रेंटल इनकम है तो रेंटल हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। अब बनी सेक्शन 64(2). ये सेक्शन कहती है कि अब क्या होता है कि कई बार HUF के अंदर भी इस तरह की जो है ट्रांसफर होती हैं चीजें, तो उनके लिए भी ये सेक्शन बना देगी। अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी अपनी HUF में, यानी जैसे करता अपनी प्रॉपर्टी कोई HUF में ट्रांसफर कर देता है तो वो क्या जो उस एसेट से जो इनकम हो रही है वो किसको जो है टैक्सेबल होगी? HUF को या उस पर्सन को जिसने ट्रांसफर करी है? तो यहाँ पे भी क्लबिंग अप्लाई होती है। तो जो ट्रांसफर कर रहा है बिना जो है कंडीशन के ट्रांसफर कर रहा है तो भी क्लबिंग हो रही है। और किसको हो रही है? कौन टैक्सेबल हो रहा है यहाँ पर? वही पर्सन हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ने क्या किया, वही प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी सारे मेंबर्स में, और जिसमें वो प्रॉपर्टी के 3 हिस्से जो है उस पर्सन और उसकी वाइफ और उसके माइनर चाइल्ड के हिस्से में भी आ गए। अब वो जो हिस्से में एसेट आई है उस हिस्से की एसेट्स के ऊपर जो हिस्से की इनकम है वाइफ की और माइनर चाइल्ड की, वो भी उस पर्सन की इनकम में क्लब कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्लबिंग का चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको काफ़ी प्लानिंग भी आपने की होगी कि कैसे इनकम की जो है आप इवेजन कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि प्लानिंग कीजिए, जो है इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो है एक्ट के तरीके से जो है डिडक्शंस आपको अलाउ है वो कीजिए। बाकी क्लबिंग के अंदर और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।